हेलो माय डियर टीचर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स रिसर्चर्स। मैं आज आपके साथ एक और टॉपिक लेके आई हूँ रिसर्च मेथोडोलॉजी का। कल जैसे मैंने आपको सीआर कोठारी सर की बुक से पढ़ाया था, तो आज भी मैं आपके साथ एक दूसरा टॉपिक लेके आई हूँ, रिसर्च डिजाइन, जिसको है ना हम बहुत बार जब रिसर्च प्रपोजल में लिखते हैं तो हम इनकरेक्ट लिखते हैं या हमें पता नहीं होता है कि हमारे पास कौन सा रिसर्च डिजाइन हमको एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे काफी रिक्वेस्ट आती है कि हमें पीएचडी में क्या करना होता है ये हमें पता नहीं है। तो मेरी काफी वीडियोस है जो मैंने पीएचडी के ऊपर बनाई है, मतलब जिसमें मैंने गाइडेंस दिया। बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं। क्या होता है ना, जब हम एज अ स्टूडेंट रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ते हैं और जब हम टीचर फैकल्टी बन जाते हैं तो हमें ये बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, एज अ स्टूडेंट हम हमेशा कुछ चीज़ें अच्छे से नहीं पढ़ पाते एक्स वाई जेड रीजन से, या मे बी तब हम इतने सीरियस नहीं होते कि हम आगे जाके इसको करियर बनाना है। तो उस हिसाब से मैं कहती हूँ एज अ टीचर्स हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे सब कुछ आता है या फिर मुझे किसी और से सीखने की जरूरत नहीं है। तो कहीं पर भी आपको लगता है कुछ अच्छा कंटेंट है, कोई अच्छा शेयर कर रहा है, तो आप जरूर उनसे सुन सकते हो, सीख सकते हैं। बिकॉज वी ऑल नो टीचिंग इज एन ऑल्सो एन आर्ट, एंड ईच टीचर हैज़ अ डिफरेंट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग, डिफरेंट वे ऑफ स्टडिंग। तो जितना हम अच्छा सुनते जाएंगे, जितना हम अच्छे पढ़ते जाएंगे, उतना बेहतरीन हमारा काम होता जाएगा। तो लेट्स नाउ स्टार्ट टू रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन क्या होता है? जब आप कोई रिसर्च पेपर, रिसर्च प्रपोजल या फिर आप पीएचडी करते हैं, हमें एक रिसर्च डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है। अब रिसर्च डिजाइन एक्चुअली क्या है? जैसे अगर मैं बात करूं, किसी बिल्डिंग की फाउंडेशन ले करनी है तो एक आर्किटेक्ट है, एक इंटीरियर डिजाइनर है, इनको डिजाइन करना होता है कि बिल्डिंग में कौन सी चीज सबसे बेस पर आएगी, कौन सा मटेरियल यूज होगा, या फिर हम पहली स्लैब कब डालेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें उनको पता करनी होती है। और क्यों करनी होती है? क्योंकि जितनी अच्छी फाउंडेशन हमारी बनेगी बिल्डिंग की, उतना स्ट्रांग हमारा स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, तो सिमिलरली in research design is also like a blueprint, or I'll say a way, or something which does not make me get confused, or I'm not lost in the world of research. तो आपको अपने रिसर्च डिजाइन को इतना स्ट्रांगली समझना है कि आपकी बेस अच्छी हो जाएगी। और मैं बहुत सारे रिसर्च प्रपोजल्स, रिसर्च पेपर या थीसिस को देखती हूँ जहाँ पर मुझे लगता है कि कैंडिडेट ने रॉन्ग लिखा था या उनको नॉलेज नहीं थी। ठीक है, तो रिसर्च डिजाइन हमें याद रखना है कि जब हम रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन कर देते हैं, हमें पता होना चाहिए हम रिसर्च डिजाइन कौन सा यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीजें कवर हो जाएगी जो ये बेसिक मैं भी नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मुझे मेन चीज पर आना है, मेन कंटेंट पर। तो थोड़ा सा एक देख लेते हैं। रिसर्च डिजाइन इज द अरेंजमेंट ऑफ कंडीशंस फॉर कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा इन अ मैनर दैट एम्स टू कंबाइन रेलेवेंस टू द रिसर्च पर्पस विद इकोनॉमी इन प्रोसीजर। ठीक है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है रिसर्च डिजाइन, एक फ्रेमवर्क है जिसको हम ध्यान में रखते हैं। ठीक है, इट इज अ ब्लू प्रिंट फॉर द कलेक्शन। तो आपको पता होना चाहिए आपको डेटा कहाँ से कलेक्ट करना, हाउ यू आर गोइंग टू मेजर इट एंड हाउ यू आर गोइंग टू एनालाइज इट। ठीक है, हमें लगता है ना कि हमें रिसर्च आती नहीं है, तो स्टेप बाय स्टेप जब हम ये प्रोसेस करते हैं, हम समझते सारे। तो रिसर्च डिजाइन में सब कुछ आएगा। व्हाट इज द स्टडी अबाउट, व्हाट इज द स्टडी, व्हाई इज द स्टडी बीन मेड, वेयर विल द स्टडी बी कैरिड आउट, व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज रिक्वायर्ड, वेयर कैन द रिक्वायर्ड डेटा बी फाउंड, what periods of time will the study include, what will be the sample design, what techniques of data collection will be used, how will the data be analyzed, in what style will। सो इन शॉर्ट ये आपके सारे वाइज वेंस हाउ कवर कर लेता है। ठीक है, तो कल मैंने आपके साथ सैम्पलिंग की बात की थी, तो आज मैं आपके साथ ये रिसर्च डिजाइन। अब रिसर्च डिजाइन क्यों चाहिए? बिकॉज इट हेल्प्स मी stay true to my work or does not make me lost in my work। और बेसिकली इन्होंने लिखा it facilitates the smooth sailing of the various research operations, thereby making research as efficient as possible, yielding maximal information with minimal expenditure of effort, time and money। See, our resources, time, effort and money are very important। आप एक रिसर्च पेपर करते हैं, अच्छा सा अगर मैं बोलूँ आपको 6 months लग रहे हैं, आई एम नॉट टॉक अबाउट इफ आई एम डूइंग फ्रॉम चैट जीपीटी एंड आई एम प्रोड्यूसिंग रिसर्च पेपर्स इन 2 or 3 days। ओके, वो मेरे से नहीं होता है। तो जब आप 6 महीने किसी चीज को लगा रहे हैं तो आपको डेफिनेटली एफर्ट, टाइम ऑफ मनी दे रहे हैं ना। ठीक है, अगर यही 6 मंथ्स में मैं कोई और एक्टिविटी करती हूँ, या यही 6 मंथ्स में कहीं और टाइम देती, या कितना इस पर मेरा खर्चा जा रहा है। सपोज अगर हम ये रिसर्च पेपर करें, वी आर नॉट एबल टू गिव गिव
डिवोट टाइम टू एनी अदर इनकम सोर्स। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो रिसर्च डिजाइन हमको बेस बनाने के लिए हेल्प करता है, हमें समझाता है कि हम कहीं पर गलत नहीं हो जाए, और जितना स्ट्रांग मेरा रिसर्च डिजाइन होगा उतना बेटर मेरा रिजल्ट आएगा, ठीक है। एक गुड रिसर्च डिजाइन कैसा होना चाहिए ये मैं अभी आपको नहीं बता रही, बिकॉज इट इज वेरी सिंपल, आप रीड करोगे भी तो समझ आएगा। तो आई डू नॉट वांट मतलब कि वीडियोस बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए, बट येस आई वांट टू इंश्योर दैट आई कवर रिसर्च डिजाइन। और मैं हमेशा कहती हूँ अगर अब ये सेशंस मेरे पीएचडी के लिए है, ये नेट सेट को भी काम आते हैं, क्योंकि नेट सेट में सारे सेम ही क्वेश्चंस आते हैं, और जैसे जैसे हमारा पीएचडी या नेट सेट का सिलेबस भी अपडेट होता है, तो आपको पता है हमारे क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ जाती है नेट सेट में। तो दिस सेशन इज नॉट ओनली यूजफुल टू पीएचडी एक्सपीरियंस or NetSet experience. In fact, if you're a teacher and if you're planning to teach for the first time to your students, UG और PG, और आपको रिसर्च डिजाइन पर थोड़ा गाइडेंस लेना है, तो डेफिनेटली आप मेरे लेक्चर को देख सकते हैं। और अगर आप भी कुछ ऐड कर सकते हो तो डेफिनेटली आई एम वेरी ओपन टू सजेशंस, आई एम ओपन टू रिकमेंडेशंस, और मैं भी कोलैबोरेट करना चाहती हूँ। तो अगर आपको लगता है इफ आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प टू यू, यू कैन ऑलवेज अप्रोच मी। मेरा यूट्यूब चैनल पर आप कमेंट भी कर सकते हैं, अगर आप मुझे पर्सनली जानते हैं आप मुझे पर्सनली अप्रोच भी कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले मैं ना डिफरेंट रिसर्च डिजाइन पर चलती हूँ। मैं ये सेकंड एडिशन से पढ़ा रही हूँ। आप कोई भी कोठारी सर की बुक लीजिए, वो अच्छी रहती है। तो ये बेसिक मतलब अवेलेबल है ऑनलाइन, और मैं काफी टाइम मतलब आई वांट टू स्टे एथिकल, तो जो बुक फ्रीली अवेलेबल नहीं है उससे पढ़ाना भी गलत हो जाता है। एंड इट इज ऑलवेज अ गुड रिसर्च प्रैक्टिस टू गिव एक्नॉलेजमेंट टू द पर्सन और द एनी पर्सन और एनी इंडिविजुअल एनी टीचर हु हैज हेल्प यू। तो अगर मैं इनकी कंटेंट से पढ़ रही हूँ, मैं इनका क्रेडिट नहीं ले सकती, ठीक है। तो चलिए, डिफरेंट रिसर्च डिजाइन कैन बी कन्वीनियंटली डिस्क्राइब इफ वी कैटेगराइज एज। तो रिसर्च डिजाइन इन केस ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडीज, सेकंड रिसर्च डिजाइन इन केस ऑफ डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडीज। तो एज आई एम फ्रॉम सोशल साइंसेज, आई बिलोंग टू द डिसिप्लिन ऑफ कॉमर्स, हम लोग डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन ही यूज करते हैं। एंड थर्ड इज रिसर्च डिजाइन इन केस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च स्टडीज। अब आपके मन में आ रहेगा सारी रिसर्च में हाइपोथेसिस होती है, तो हियर बेसिकली हाइपोथेसिस मतलब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, जो हम कॉमर्स वाले यूजुअली नहीं करते। ओके, तो सबसे पहले मैं हमेशा डिस्क्लेमर देती हूँ हर रिसर्च सेशन में, आप जो से भी डिसिप्लिन से जुड़े हुए, यू आर फ्रॉम कॉमर्स, यू आर मैनेजमेंट, यू आर इकोनॉमिक्स, psychology, or maybe you are from chemistry, so ensure that you follow the guidelines, rules and regulations and the structure of the research which is to be followed by your university, what is recommended by your research सुपरवाइजर, एंड जो आपके डोमेन को स्पेसिफिक है, ठीक है। मैं कॉमर्स की हूँ तो कॉमर्स पर फोकस करती हूँ, बट बेसिक गाइडलाइंस हमेशा सेम रहती है। और जैसे कि मैं नेटसेट को पढ़ाती हूँ तो ये सब नेटसेट के लिए भी यूजफुल है। रिसर्च डिजाइन इन केस ऑफ एक्सप्लोर, नो व्हाट आर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडीज, ये थोड़ा हमें पता होना चाहिए। देखिए, एक्सप्लोर वर्ड से ही समझ आ रहा है कि एक्सप्लोर, जब हम मोबाइल को यूज करते हैं तो उसके फीचर्स को हम एक्सप्लोर करते हैं। सपोज आई हैव डाउनलोडेड वन एप्लीकेशन एंड आई डोंट नो अबाउट इस फीचर, सो आई ट्राइंग टू फाइंड आउट, तो ये फाइंडिंग आउट को उसको सर्च करने को हम एक्सप्लोर बोलते हैं, ठीक है। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च वो सब होती है जो कभी भी फर्स्ट टाइम हो रही होती है, ओके। उनके ऊपर ज्यादा काम नहीं हुआ होता है और वो टॉपिक अभी तक एकदम फ्रेश होता है, मैं बोलती हूँ, ठीक है। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एक प्रिलिमिनरी रिसर्च मेथड होता है दैट हेल्प्स रिसर्चर्स अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम और कंसेप्ट बिफोर कंडक्टिंग मोर इन डेप्थ एनालिसिस। तो जब मैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की बात करती हूँ तब मेरे पास प्रॉब्लम है कि भी नहीं ये भी नहीं पता होता है। तो व्हाट हैपेंस व्हेन वी आर राइटिंग अ रिसर्च प्रपोजल, हम सबको लगता है कि मेरा टॉपिक बहुत न्यू है और हम ये ढूंढते ही नहीं रिव्यू ऑफ लिटरेचर। नाउ सपोज आई वांट टू कंडक्ट स्टडी ऑन क्रिप्टो करेंसी, मे बी दिस इज अ न्यू टॉपिक अंडर कॉमर्स और बैंकिंग, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ये बहुत साल पहले ही टॉपिक हो चुका है, तो इसके ऊपर आपको एम्पल ऑफ लिटरेचर मिलेगा। बट देर इज अगेन अ पॉसिबिलिटी दिस एम्पल ऑफ लिटरेचर रिव्यू इज नॉट रेलेवेंट टू योर स्पेसिफिक डोमेन और मे बी टू योर टॉपिक। तो बट मैं ये नहीं कह सकती मैं टॉपिक को एक्सप्लोर कर रही हूँ, बिकॉज वो टॉपिक कहीं ना कहीं एक्सप्लोर हो गया है। तो जब भी मैं एक ऐसा टॉपिक लेती हूँ जो बहुत नया है मार्केट में, बहुत नया फील्ड एकेडमिक्स में, तो उसको हम एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। और इस स्टेज पर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हमें पता ही नहीं होता कि हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम बना पाए हैं कि नहीं, क्योंकि जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे आपको पता भी नहीं कि प्रॉब्लम है कि नहीं, ओके। सो रिमेंबर, कॉमर्स वाले अक्सर सोचते हैं हमारा टॉपिक मतलब नया है, मतलब मैं ऐसे कॉमर्स के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं कॉमर्स का देखती हूँ और रिव्यू भी करती हूँ, तो मुझे पता लगता है। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन हमारे लिए कब सुटेबल है, जब एकदम वो नया टॉपिक है जिसके ऊपर किसी ने पहले स्टडी नहीं की है। और मैं हमेशा बोलती हूँ जब आप पीएचडी इंटरव्यूज में जाते हैं आपको सजेशन दी जाती है कि बहुत ज्यादा न्यू टॉपिक भी आप लोगे
तो आपकी बेस नहीं होगी. सो यू हैव टू ऑलवेज एंश्योर दैट हाउ टू यू मेंटेन दिस बैलेंस. द टॉपिक शुड नॉट बी वेरी ओल्ड. ऐसा टॉपिक नहीं होना चाहिए जिस पर सब स्टडीज हो चुकी है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, आप उस पर एक नया एंगल एनालाइज कर सकते हैं, या फिर टॉपिक एकदम न्यू भी नहीं होना चाहिए कि आपकी पीएचडी ही स्टक हो जाए. ओके, सो लेट्स स्टडी फर्स्ट रिसर्च डिजाइन इन केस ऑफ एक्सप्लोरेटरी. मैं आपको डिटेल में पढ़ाना चाहती हूँ, भले मेरा सेशन थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन का हो जाए, बट एंश्योर दैट कि हम कभी भी कुछ पढ़ रहे तो अच्छे से पढ़ रहे हैं और उसको हम आगे किसी को और को पढ़ा सके. Okay, research design in case of exploratory research studies are also termed as formulative research design. तो अगर आप ये पीएचडी एंट्रेंस व्यू पॉइंट से पढ़ रहे हैं और नेट सेट, तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का दूसरा नाम क्या है? फॉर्मुलेटिव रिसर्च, क्योंकि तब तक हमने रिसर्च को, प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट आइडेंटिफाई नहीं किया. सो ऑन दिस बेसिस वी आर गोइंग टू फॉर्मुलेट द मेन पर्पस. अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है, मेन पर्पस ऑफ सर्च स्टडीज इज दैट ऑफ फॉर्मुलेटिंग अ प्रॉब्लम फॉर मोर प्रिसाइज इन्वेस्टिगेशन. आपके पास एक सपोज आइडिया में है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बट नाउ व्हेन यू डू एक्सप्लोर यू विल फाइंड अ मोर प्रिसाइज. प्रिसाइज मतलब एग्जैक्ट इन्वेस्टिगेशन और ऑफ डेवलपिंग द वर्किंग हाइपोथेसिस फ्रॉम एन ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, तो जिस स्टडी, देखिए कुछ चीजें ना हम बोलने के लिए बोल देते हैं बट वो फिजिबल नहीं होती. तो जो चीजों को हम एक्चुअली ऑपरेशनल कर पाते हैं, एक्चुअली हम फ्रेम कर पाते हैं, एक्चुअली हम कैरी आउट कर पाएंगे, तो ये उसके लिए हेल्प करता है. ठीक है, तो इसका मेन पर्पस क्वेश्चन आ सकता है. द मेजर एम्फेसिस इन स्टडीज इज ऑन द डिस्कवरी ऑफ आइडियाज एंड इंसाइट्स. तो अंडरलाइन, हम क्यों करते हैं एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस एम्फेसिस स्टडीज? क्योंकि उसमें हमको डिस्कवरी ऑफ आइडियाज एंड इंसाइट्स मिलते हैं. एज सच द रिसर्च डिजाइन अप्रोप्रिएट फॉर सच स्टडीज मस्ट बी फ्लेक्सिबल इनफ टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर कंसिडरिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ प्रॉब्लम अंडर स्टडी. इसका मतलब जब रिसर्च डिजाइन हम बात करते हैं एक्सप्लोरेटरी, तो ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए. वाई इट शुड बी फ्लेक्सिबल? बिकॉज प्रेजेंटली आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लोर द एरिया, देयर हैव बीन नो स्टडीज ऑन दिस एंड माई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम अब तक बनी ही नहीं है, जो मैं थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद बनाऊं. सो हियर द रिसर्च डिजाइन कैन बी फ्लेक्सिबल, could be flexible, whereas when we are going for descriptive studies under commerce, वहां flexibility नहीं होती, थोड़ा rigid हो जाता है, because हमारे पास statement of problem defined होती है. Okay, so inbuilt in flexibility in research design is needed because the research problem broadly defined initially is transformed into one with more precise meaning in exploratory studies. क्यों फ्लेक्सिबल रहना है? क्योंकि जैसे जैसे हम स्टडी करते जाएंगे, एक्सप्लोर करते जाएंगे, हमारी रिसर्च स्टेटमेंट प्रॉब्लम बदलती जाएगी. ठीक है, वो ब्रॉड थी, हम उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे नैरो में, which fact may necessitate changes in the research procedure for gathering. ठीक है, तो जैसे जैसे आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम बढ़ेगी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि टेक्निक्स और वो सब चीजें, स्टैटिस्टिकल टूल्स भी बदलने पड़े, क्योंकि चेंज हो रहा है. जनरली द फॉलोइंग थ्री मेथड्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसर्च डिजाइन फॉर स्टडीज आर टॉक्ड अबाउट. तो अगर मैं बात करूं हमारे पास कितने रिसर्च डिजाइन होते हैं, थ्री टाइप्स, तो अंडरलाइन कर लीजिए थ्री. तो सर्वे, अब इसमें हम कैसे कर सकते हैं? सर्वे ऑफ द कंसर्निंग लिटरेचर, द एक्सपीरियंस सर्वे एंड द एनालिसिस ऑफ इनसाइट स्टिमुलेटिंग एग्जांपल्स. तो सर्वे ऑफ कंसर्निंग लिटरेचर मतलब हैपेंस टू बी द मोस्ट सिंपल एंड फ्रूटफुल मेथड. फ्रूटफुल मतलब जो अच्छा रिजल्ट देता है, और फॉर्मुलेटिंग प्रिसाइसली. प्रिसाइसली मतलब एग्जैक्ट, मतलब एग्जैक्टली जो हम चीज को, प्रॉब्लम को डिफाइन कर सकते हैं, or developing hypothesis. Hypothesis stated by earlier workers may be reviewed and the usefulness be evaluated as a base for further. मतलब यहाँ पर कह रहे अगर कुछ पहले स्टडीज हो चुकी है, उन्होंने हमारा हाइपोथेसिस कोई बनाया था, तो उसको हम इवेल्युएट करेंगे और उसी के बेस को लेके हम आगे अपनी फर्दर स्टडी करेंगे. इट मे ऑल्सो बी कंसिडर्ड वेदर द ऑलरेडी स्टेटेड हाइपोथेसिस सजेस्ट. ऐसा भी हो सकता है कि वो पुराने हाइपोथेसिस जो स्टडी हो चुके हैं उससे हम नया हाइपोथेसिस बनाए. In this way, the researcher should review and build upon the work already done by others. तो पास्ट रिव्यू में क्या काम हो चुका है वो करेंगे, उसके बेस बनाएंगे. बट इन केसेस दैट हाइपोथेसिस हैव नॉट येट बीन फॉर्मुलेटेड, बट जो केसेस में अब तक हाइपोथेसिस बना ही नहीं था, हिज टास्क इज टू रिव्यू द अवेलेबल मटेरियल फॉर डिराइविंग द रेलेवेंट. तो यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी कि हमको नया हाइपोथेसिस फ्रेम करना है. ठीक है, तो ये सर्वे ऑफ कंसर्निंग लिटरेचर, अगर बेस है तो उसको यूज करो, बेस नहीं है तो खुद बनाना है. नेक्स्ट देखते हैं, एक्सपीरियंस सर्वे मींस द सर्वे ऑफ पीपल हु हैव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विद द प्रॉब्लम टू बी स्टडी. अब एक्सपीरियंस सर्वे मतलब उनसे जाके बात कीजिए जिनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर है. नाउ सपोज व्हेन यू स्टडी मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और सपोज लेबर स्टडीज रिलेटेड कुछ हम पढ़ रहे हैं, तो सपोज वी वांट टू बाय अ मशीनरी फॉर द फैक्ट्री. So if I'm the owner of the factory, I'm just going to provide the money or the funds. But people who are working with the machine, okay, they are the experts. They know what are the problems, challenges, or whether I should buy this machine again or not, or whether I should buy this machine on lease. So it is always advisable to talk to people who are actually working with that machine. Okay, जिनको उसका exposure है. तो similarly यहाँ पर हम उनसे बात करेंगे जिनको practical experience है. The objective of such a survey is to obtain insight into the relationships between variables and new ideas relating to research problem. ठीक है, तो इनसे क्यों बात करनी है? हमको इंसाइट मिलेगी कौन से वेरिएबल्स है, उनकी क्या रिलेशनशिप है रिसर्च प्रॉब्लम.
For such a survey, people who are competent, ठीक है, जो केपेबल एंड कैन कंट्रीब्यूट न्यू आइडियाज में बी केयरफुली सेलेक्टेड एज रिस्पोंडेंट्स टू इंश्योर ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट। तो हमको लगता है जिनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, केपेबल है, गुड इनफ, हम उनको जाके सेलेक्ट करें। ठीक है, तो हम रिस्पोंडेंट्स को मिलेंगे जिनके पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर है। ओके, आई होप सो हम क्लियर है। द रिस्पोंडेंट्स सो सेलेक्टेड may then be interviewed by the investigator. The researcher must prepare an interview schedule for the systematic questioning of informants, but the interview must ensure flexibility in the sense that the respondent should be allowed to raise issues and questions which the investigator has not. ठीक है, तो एक्सप्लोरेटरी स्टडीज में हमेशा क्या होता है, आप एक टॉपिक तब तक नहीं बना पाएंगे फाइनल जब तक आप उसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे। तो इस स्टेज पर हम सब कुछ फ्लेक्सिबल रखते हैं, क्योंकि जब तक हम रिस्पोंडेंट से, लोगों से बात नहीं करेंगे, हमें एक्चुअल सिनेरियो समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो इस स्टडीज में मेहनत बहुत ज्यादा है, बिकॉज पहली बार आप टॉपिक को एक्सप्लोर कर रहे हैं। फिर लिखा है नेक्स्ट पॉइंट, एनालिसिस ऑफ इनसाइट स्टिमुलेटिंग एग्जांपल्स इज आल्सो फ्रूटफुल मेथड फॉर सजेस्टिंग हाइपोथेसिस फॉर रिसर्च। इट इज पर्टिकुलर सुटेबल इन एरियाज वेयर देयर इज लिटिल एक्सपीरियंस टू सर्व। ठीक है, अब ये कहां पर इनसाइट, ये मेथड कहां पर सुटेबल है, जहां पर हमारे पास कुछ भी ज्यादा काम नहीं हुआ है। दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ यू डू इंटेंसिव इन डेप्थ स्टडी ऑफ सेलेक्टेड इंस्टेंसेस ऑफ द फिनोमिना इन विच वन इज इंटरेस्टेड। ठीक है, आपको जहां पर इंटरेस्टेड है, जो पहली बार कर रहे हो, जाके आप उनके साथ इन डेप्थ स्टडी कीजिए। ठीक है, आपका एटीट्यूड, आप कैसे उसको स्टडी को इनडेप्थ करना चाहते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं बोलूँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, या फिर कुछ भी नया चेंजेस आता है, जैसे ओपन इलेक्टिव्स की बात करें, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी मेनी ऑफ द टीचर्स और मेनी ऑफ द कॉलेजेस आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट देम। सो व्हाट हैपेंस इज, इफ वी गो एंड टॉक टू अ कॉलेज हु हैज इम्प्लीमेंटेड इट वेरी करेक्टली, और मे बी दोज कॉलेजेस, दोज हु आर नॉट फेसिंग प्रॉब्लम्स, तो वो हमें सजेशन और आइडियाज दे सकते हैं कि आप इसको कैसे इंप्लीमेंट करें। ठीक है, तो जहां पर हमें इंटेंसिव स्टडी की जरूरत है, कुछ नया है, उसको आपको एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, नाउ व्हाट सॉर्ट ऑफ एग्जांपल्स आर टू बी सिलेक्टेड एंड स्टडी, देयर इज नो क्लियर कट आंसर, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ नया है। एक्सपीरियंस इंडिकेट्स दैट फॉर पर्टिकुलर प्रॉब्लम सर्टेन टाइप्स ऑफ इंस्टेंसेस आर मोर एप्रोप्रिएट देन अदर्स। ठीक है, तो हमें पता है जब कुछ करते हैं, पहली बार ट्राई करते हैं, देयर आर डिफरेंट वेज टू डू इट एंड ग्रेजुअली वी अंडरस्टैंड। देखिए, आप कोई नए कोर्स को पढ़ाने चाहते हैं, ठीक है, या कोई नई चीज काम करने जाते हैं, नया प्रोजेक्ट लेते हैं, यू फाइंड चैलेंजेस। ओके, सो दस इन एक्सप्लोरेटिव और फॉर्मुलेटिव रिसर्च स्टडी which merely leads to insights or hypothesis, whatever method or research design outlet above is adopted, the only thing is essential that it must continue to remain flexible। ठीक है, तो ये कह रहे हैं जब हम एक्सप्लोरेटिव रिसर्च की बात करें, जिसका दूसरा नाम हमने बोला है, यहाँ पर लिखा था फॉर्मुलेटिव रिसर्च स्टडी, यहाँ पर हमें याद रखना है कि टॉपिक इज न्यू, we need to explore, and nothing can be rigid, because till the time we keep on talking to the people, we gain insights, there is a possibility that everything is going to change, right from the hypothesis to the problem statement, and then फिर उसके बेसिस पर हम अपना मेथड्स और टेक्निक्स भी चेंज करते हैं। ओके, तो ये एक्सप्लोरेटरी स्टडी हमको कब यूज करनी है, जब टॉपिक नया है। ओके, तो हर बार हम लिख देते हैं वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर समथिंग, दिस बिकम्स एन इनकरेक्ट ऑब्जेक्टिव एंड दिस बिकम्स एन इनकरेक्ट रिसर्च डिजाइन। तो अंडरस्टैंड, जब कुछ नया है, पहली बार हो रहा है, जिसके ऊपर बेस नहीं है, अब तक कुछ क्लैरिटी नहीं है, आप उसमें क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। सो हियर द की वर्ड इज न्यू रिसर्च, देयर इज नो बेस, एंड आई विल से फिर अदर नेट सेट के व्यू पॉइंट से हम देखें तो हम ये फ्लेक्सिबल रहेंगे, क्योंकि जब तक कुछ फिक्स नहीं हो जाता, हम रिजिडिटी ला ही नहीं सकते। ओके, तो पहला रिसर्च डिजाइन डन। सेकंड रिसर्च डिजाइन इन केस ऑफ डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडीज। अब देखिए, डिस्क्रिप्टिव का मतलब कुछ डिस्क्राइब करना, और डायग्नोस्टिक का मतलब है जैसे मैं डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर इज ट्राई टू डायग्नोस व्हाट प्रॉब्लम आई मे बी हैविंग। So descriptive research studies are those studies which are concerned with describing the characteristics of a particular individual, underline, or of a group, whereas diagnostic research studies determine the frequency with which something occurs or its cess। जैसे घर में गंदा पानी आ रहा है, तो उससे बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो वी कैन डू दिस डायग्नोस्टिक स्टडी। ओके, सो डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, यू आर डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी अंडर कॉमर्स हम क्या करते हैं, हम कोई एक पॉपुलेशन सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मैंने बस कम्यूटर सेलेक्ट किए हुए, और उसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो आई एम जस्ट एनालाइजिंग व्हाट दिस पीपल आर डूइंग। डायग्नोस्टिक में जैसे मैंने आपको बताया, एरिया में बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं, मलेरिया, डेंगू या चिकनगुनिया हो रहा है, तो व्हाट द बीएमसी इज गोइंग टू डू, द लोकल अथॉरिटी विल कम, दे विल इंश्योर दैट दे कीप अ चेक कि यहाँ पर कुछ पानी जमा तो नहीं है, या फिर कुछ गलत मेजर्स तो नहीं लिए जा रहे। ओके, बिकॉज इन मुंबई एवरीवेयर देयर इज कंस्ट्रक्शन, सो स्टैग्नेंट वाटर इज हैज बिकम अ डेली चैलेंज। ठीक है, तो द स्टडीज कंसर्निंग वेदर सर्टन वेरिएबल्स आर एसोसिएटेड आर एग्जांपल्स ऑफ डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडीज।
As engaged studies concerned with specific predictions with narration of facts and characteristic concerning individual group or situation are all exam. तो डिस्क्रिप्टिव में क्या आ जाता है, जहां पर हम प्रेडिक्शन करने की कोशिश करते हैं फैक्ट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स कंसर्निंग इंडिविजुअल ग्रुप और सिचुएशन. ओके, सो मोस्ट ऑफ द सोशल रिसर्च कम्स अंडर दिस कैटेगरी. तो ये याद रख लिए क्वेश्चन है हमारा कि सोशल स्टडीज वाले कौन सा रिसर्च डिजाइन यूज करते हैं, या तो वो डिस्क्रिप्टिव होता है या तो वो डायग्नोस्टिक होता है. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द रिसर्च डिजाइन, द डिस्क्रिप्टिव एज वेल एज डायग्नोस्टिक स्टडीज शेयर अ कॉमन रिक्वायरमेंट एंड सच मे बी ग्रुप टुगेदर. इससे जब हम रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं कुछ कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हमेशा डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक टुगेदर लिखते थे. ओके, सो ये क्योंकि इनके फीचर सेम है. In descriptive as well as in diagnostic study, the researcher must be able to define clearly what he wants to measure and must find adequate methods for matching it along with a clear-cut definition of population. तो यहाँ पर हमारे पास सब कुछ पता होता है. As compared to explorative, we know the target audience, we know the problem, and फिर हमको measure करना and find out adequate methods कि हम कैसे ढूंढने वाले. Since the aim is to obtain complete and accurate information in the set studies, procedure to be used must be carefully planned. ठीक है, हमारा यहाँ पर मकसद क्या होता है, accurate information find out. The research design must make enough provision for protection against bias and must maximize reliability. अब research design जब बना रहे हैं हमको देखना है कि वहां पर कुछ गलत चीज नहीं होए. We should tend to be remain objective और subjective नहीं होना. Bias मतलब मुझे अपना उसमें opinion नहीं देना है. ठीक है, the research design must make enough for protection against bias and must max reliability maximize मतलब हम वो अगर कोई और भी रिसर्च करे तो वो रिलायबल. अब रिलायबिलिटी और वैलिडिटी क्या है, ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में नेटसेट के कंसर्न से एक्सप्लेन की हुई है. अगर अब तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज मेरे चैनल से जुड़ जाइए. मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. यूजी पीजीओ या पीएचडी या नेटसेट सबको ये काम आ रहा है कंटेंट. ठीक है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि जब मेरे चैनल से जुड़ रहे हो आप एक नोटबुक लेके बैठ जाइए रेगुलर. देखिए क्या होता है ना, बहुत सारे सोर्सेज से पढ़ना, बहुत मल्टीपल टीचर से पढ़ना, फिर कहाँ ध्यान लगाना, दैट बिकम्स अ चैलेंज. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई विच रिसोर्स यू आर गोइंग टू रेफर टू. आप रिसर्च डिजाइन अगर 10 चैनल्स पर देखेंगे तो यू मे गेट अ डिफरेंट आंसर. ओके, सो इंश्योर दैट जब तक आप नेटसेट क्वालिफाई नहीं होते यू स्टिक टू वन, आई से वन टीचर, वन रिसोर्स, वन बुक. ठीक है, इससे क्या होता है आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है. एंड अदरवाइज अदर टाइम है तो द मोर वी एक्सप्लोर द बेटर वी लर्न बिकॉज ईच पर्सन हैज अ डिफरेंट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग. एंड हर बुक अच्छी नहीं होती, तो जो बुक हमें बेस्ट लगती है हम उसको पढ़ सकते हैं. हर बुक अच्छी नहीं होती इसका मतलब आपको हर बुक में डिफरेंट सोर्सेज भी मिल जाएंगे. ओके, तो research design must make enough so protection against bias and must maximize reliability with due concern for economic completion of the. मतलब हमें पता होना चाहिए कि कितने टाइम कांस्टेंट है, फाइनेंस कांस्टेंट है, उसके साथ ही हमें अपनी स्टडी करनी. द डिजाइन इज सच स्टडीज मस्ट बी रिजिड एंड नॉट फ्लेक्स. तो यहाँ पर रिजिड होती है देखिए क्योंकि एवरीथिंग वी नो इज डिसाइडेड इन एडवांस. प्रॉब्लम भी डिफाइंड है, हमें पता है प्रॉब्लम क्या है. अनलाइक in exploratory studies where we are trying to change everything because we are trying to explore. ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या करना है, यू हैव टू फॉर्मुलेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, व्हाट द स्टडी इज अबाउट एंड व्हाई. हम ये स्टडी क्यों कर रहे हैं और किसके बारे. डिजाइनिंग द मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, व्हाट टेक्निक्स. तो जनरली हम सर्वे और क्वेश्चनर यूज करते हैं. सेलेक्टिंग द सैंपल, हाउ मच मटेरियल, सैंपल, सैंपल साइज, सैंपल डिजाइन. कलेक्टिंग द डेटा, वेयर कैन द रिक्वायर्ड डेटा बी फाउंड एंड विद व्हाट टाइम पीरियड. इससे मैं हमेशा बोलती हूँ कोई सेंसिटिव टॉपिक पर आप कर रहे हैं, सपोज मैं आपको बोलूँ अगर आप कोई वायलेंस के विक्टिम्स की बात करें, कोई ड्रग एडिक्ट्स के ऊपर स्टडी करे या प्रिजनर्स पर स्टडी करे, तो व्हाट हैपेंस, first analyze whether you will be able to collect the data or not. See, when you're doing it for PhD, ensure that you finish the PhD within the time limit, because if you are trying to find sensitive data and उसको ही 1-2 साल लग जाते हो तो unnecessary और PhD is going to drag. And मैंने एक बहुत अच्छा सेशन सुना था, एक मैम या सर ने बोला था our actual growth और actual love for research starts after PhD. क्योंकि PhD में हमारे पास टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स, फिर बहुत सारे फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है. बट क्या होता है ना, सपोज पीएचडी तो एक बड़े टॉपिक पर करें, छोटे छोटे टॉपिक्स पर आप जब स्टडी करेंगे एंड हो सकता है आपको वहां पर 1 साल लग जाएगी डेटा कलेक्ट में, बट आपकी रिसर्च बहुत अच्छी हो तो ये सारी चीजें हम पीएचडी के बाद एक्सप्लोर कर सकते हैं. प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग द डेटा, रिपोर्ट द फाइंडिंग्स. इन अ डिस्क्रिप्टिव डायग्नोस्टिक स्टडी द फर्स्ट स्टेप इज टू स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव. सो हियर वी आर क्लियर अबाउट द स्टेटमेंट प्रॉब्लम. So we can finalize the objectives with sufficient precision, accuracy to ensure that the data collected are relevant. If this is not done carefully, the study may not provide the design. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स हमें क्लियर होने चाहिए, प्रॉब्लम क्लियर होनी चाहिए, डेटा कैसे कलेक्ट करना है, क्या एनालिसिस करना है, ये सब यहाँ पर क्लियरली. Then comes the question of selecting the methods by which the data to be obtained. In other words, techniques for collecting the information must be devised. Several methods such as observation, questionnaires, interviewing, examination of records with the merits and limitations are available for the purpose, and the researcher may use one or more of this method which have been discussed in later chapters. ठीक है, तो ये हो गया हमारा
Whichever method is selected, questions must be well examined and be made unambiguous. मतलब जहां पर confusion नहीं है, interviewers must be instructed not to express, interviewers को अपना bias नहीं लगाना, अपना opinion नहीं देना है. Observers must be trained so that they uniformly record a given. Now what you may observe and what I may observe may be completely different, so you should give instructions. It is always desirable to pre-test the data collection instruments before they are finally used. तो अगर आपने सर्वे पहली बार करे, क्वेश्चन पहली बार बना रहे, तो उसको प्री टेस्टिंग भी जरूरी है. In other words, we can say that structured instruments are used. So descriptive और diagnostic में structured instruments use होते हैं. Structured मतलब everything is pre-decided, whereas in compared to exploratory research studies, we have nothing in hand or we are studying for the first time. In most of the descriptive diagnostic study, the researcher take out samples and then wishes to make statements about the population on the basis of the sample analysis or तो हम क्या करते हैं, कल मैंने आपको बताया था हमारी पॉपुलेशन होती है, उसमें से सैंपल और सैंपल के बेस पर ही हम क्या करते हैं, उसको ये करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, उसमें से ही इन्फ्रेंसेस ढूंढते हैं. मोर ऑफन देन नॉट सैंपल हैज टू बी डिजाइंड. Different sample designs have been discussed in detail in separate chapter. Here we may only mention that the problem of designing samples should be tackled in such a fashion that the samples may yield accurate information with a minimum effort. Okay, usually one or more forms of probability sampling or what is often described. तो कौन से मेथड सैम्पलिंग ये हम डिसाइड करेंगे जब मैंने आपको बोला था ऑब्जेक्टिव्स पता होते हैं और सैम्पलिंग फ्रेम के ऊपर होते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीजें भी हमको याद रखनी बहुत बहुत जरूरी है. ओके, तो ये एरर्स आते हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे. एज ऑफ नाउ आई वुड जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू द डिफरेंट रिसर्च डिजाइन. ओके, तो हमें याद रहना चाहिए यहाँ पर फिर कोडिंग होगी, टैपुलेशन, ऑल दिस कैन बी डन at a later stage. So thus the research design in case of descriptive diagnosis study is a comparative design, ठीक है, which throws light on all the points narrated and must be prepared keeping with the objectives of the study and the resource. So unlike exploratory research, under this descriptive research design diagnostic, everything is pre-decided. We know exact problem, we know the objectives, we can easily decide which method or techniques we are going to use for our study. However, it must ensure that minimization of bias and maximization of reliability of the evidence collected. तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, हमें इंश्योर करना है कि बायस कम से कम हो और रिलायबिलिटी ज्यादा से ज्यादा हो. The said design can be appropriately referred to as survey design since it takes into account all the steps involved in a survey. So generally under social science, under commerce, we always design a questionnaire and then we start collecting the data. Okay, difference between research design in respect of above, ये आप स्टडी कर सकते हो. ठीक है, ये हम लेटर स्टेज पर करेंगे, बट यहाँ पर हमको सिर्फ बेसिक पता होना चाहिए. यहाँ पर ओवरऑल डिजाइन फ्लेक्सिबल है because we are trying to explore. This is rigid because everything should be pre-decided. Here the sampling size is generally non-probability because we don't know anything. और जब हमें पता ही नहीं टारगेट ऑडियंस क्या है, कितने लोग मिलेंगे, तो how we can go for probability? Here we can go for probability. And statistical design, it is no pre-planned because everything is something new, exploring. And here pre-planned, observational design, unstructured. Here everything has to be structured. Operational design, no fixed decision. Advanced is about operational. So here everything is decided. Okay. तो एक्सप्लोरेटिव कब यूज कर रहे हैं, जब कुछ नया कर रहे हैं, सब कुछ फ्लेक्सिबल है. डिस्क्रिप्टिव और डायग्नोस्टिक हम यूज कर रहे हैं जनरली अंडर सोशल साइंस. एज आई एम फ्रॉम कॉमर्स, वी आर यूजिंग दिस. Everything should be pre-decided, structured questionnaire, structured data, everything. Okay. Now next is research design in case of hypothesis testing. Hypothesis testing research studies generally known as experiment. तो hypothesis studies अब आप बोलोगे सब studies में hypothesis है, तो यहाँ पर याद रखिए experimental are those where the researcher test the hypothesis of causal relationships with cause and effect. Such studies require procedure that will not only reduce bias and increase but will permit drawing inferences about cause. तो यहाँ पर हम सिर्फ bias को कम नहीं कर रहे, reliability को बढ़ा रहे नहीं है, but हम permit, we are allowing, it allows us to draw inferences. ठीक, cause and effect क्यों हुआ. ठीक है, अभी अगर मैं टीचर्स का स्ट्रेस पढ़ रही हूँ एज अ रिसर्चर अंडर कॉमर्स डोमेन, ठीक है, तो मैं वहां पर कॉज एंड इफेक्ट फिर मैं एक्सपेरिमेंट करूंगी कि जो टीचर्स को इतना स्ट्रेस है, क्या उनको हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, क्या वो ओबेस हो रहे हैं, या फिर उनकी बॉडी में ज्यादा प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशन है. तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करेंगे. यूजुअली एक्सपेरिमेंट्स मीट दिस रिक्वायरमेंट. हेंस व्हेन वी टॉक ऑफ रिसर्च डिजाइन इन सर्च स्टडीज, वी ऑफन मीन द डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. प्रोफेसर आर ए फिशर्स नेम इन एसोसिएट. तो ये क्वेश्चन आ सकता है, किन्होंने दिया एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, फिशर सर ने. Beginning of such designs was made by him when he was working at, okay, तो यहाँ पर वो काम करता है. Such the study of experimental design has its origin in agriculture research. Professor Fisher found that by dividing agriculture fields of plots into different blocks and then by conducting experiments in each of these blocks, whatever information is collected, inferences drawn from them happens to be more. ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत रिलायबल है. This fact inspired him to develop certain experimental designs for testing hypotheses concerning scientific invest. Today, the experimental designs have been used in researches
relating to phenomena of several disciplines. Since experimental designs originated in the context of agriculture operations, we still use, though in technical sense, several terms of agriculture such as treatment, yield, plot, block, index. ठीक है, तो ये जिन्होंने केमिस्ट्री मतलब जो भी जहाँ पर सपोज अगर आपके साइंस के स्ट्रीम से जहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं उनके लिए सुटेबल है. ओके, दिस इज नॉट डन बाय जनरली कॉमर्स स्टूडेंट्स. सो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल, दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ नेट सेट. ये क्वेश्चन आ सकता है. प्रिंसिपल ऑफ रेप्लीकेशन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ लोकल. अदरवाइज ये हमारे रिसर्च डिजाइन में अगर हम कॉमर्स है तो हमको तो आप ये स्टडी कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेप्लीकेशन. आई कैन वेट फॉर अ सेकेंड. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं. फिर है प्रिंसिपल्स ऑफ रैंडमाइजेशन. ये मैं कभी आपको नेट सेट के लेक्चर में पढ़ाऊंगी. प्रिंसिपल ऑफ लोकल कंट्रोल. फिर इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंटल से बिफोर आफ्टर, आफ्टर ओनली, बिफोर आफ्टर, फॉर्मल एक्सपेरिमेंटल. ओके, तो ये आप स्टडी कर सकते हैं. ओके, तो एज ऑफ नाउ मुझे आपको क्या बताना था आज कि रिसर्च डिजाइन एक ब्लूप्रिंट है. जैसे एक आर्किटेक्ट अपनी बिल्डिंग के लिए बनाता है प्लान कि गलत नहीं हो जाना चाहिए, वैसे हमें ये रिसर्च डिजाइन प्रोटेक्टेड रखता है कि हम पूरी दुनिया में, रिसर्च की दुनिया में लॉस्ट नहीं हो जाए. ठीक है, जितनी स्ट्रांग मेरी बेस होगी उतना स्ट्रांग मेरा बिल्डिंग बनेगा, तो उतनी स्ट्रांग मेरी रिसर्च बनेगी. ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात की. तो क्वेश्चन आ सकते हैं रिसर्च डिजाइन का मीनिंग. आप जब प्रपोजल लिखते हो उसमें आपको रिसर्च डिजाइन बताना है. देखिए, जब आप पीएचडी इंटरव्यूज के लिए जा रहे हैं, आपके प्रोजेक्ट का टाइटल, आपके प्रपोजल का टाइटल, ऑब्जेक्टिव्स और रिसर्च स्ट्रांग होनी चाहिए. ठीक है, रेस्ट एवरीथिंग कैन बी मैनेज्ड. वंस आवर ऑब्जेक्टिव्स are decided, then we can proceed with hypothesis. Now under some universities they give us a flexibility to change the hypothesis and objectives post the approval of the research title. बट रिसर्च टाइटल तो चेंज नहीं होता है. तो यू हैव टू इंश्योर दैट आपको पता होना चाहिए आप अपने पीएचडी प्रपोज कर रहे हैं तो आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है. क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया टाइटल, ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस शुड बी एन अलाइन. ऐसा नहीं होना चाहिए टाइटल कुछ और बात कर रहा है, प्रपोजल में ऑब्जेक्टिव्स कुछ और. तो देर आर डेफिनेटली हायर चांसेस ऑफ गेटिंग रिजेक्टेड. ठीक है, तो फिर रिसर्च डिजाइन में स्ट्रांग होना चाहिए. रिसर्च मेथोडोलॉजी के हर कंपोनेंट्स पर मैं आपको कराऊंगी प्रिपरेशन. तो फिलहाल हमें याद रखना है कि हमारे पास 3 रिसर्च डिजाइन थे. पहला ये सब मैं आपको नेट सेट के लिए पढ़ा चुकी हूँ. इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू व्हाट आर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, एक्सट्रानियस वेरिएबल्स, कंट्रोल, कंफाउंडेड रिलेशनशिप, रिसर्च हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल. मेरी पूरी प्ले लिस्ट है आओ रिसर्च सीखे पर, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं. आपको एक एक वीडियो काम आएगी. रिसर्च पेपर कैसे बनाते हैं या फिर प्रपोजल में कौन से पॉइंट्स लिखने हैं या कौन से टॉपिक्स पर हम पीएचडी कर सकते हैं, व्हाट आर द न्यू चैलेंजेस फेस बाय द सोसाइटी और बाय अस. तो वो टॉपिक्स पर भी मैंने वीडियो बनाई है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी लिंक. और जैसे कि आपको पता है मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई की ही स्टूडेंट हूँ. मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से ही एसोसिएटेड हूँ. तो हमारा पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म आ चुका है. तो डिले ही नहीं कीजिए, उसको फिल कर दीजिए. मैं आज भी आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी. मैंने कल की वीडियो में भी लिंक शेयर किया था, तो आप अपना फॉर्म भर दीजिए. और मैं हमेशा बोलती हूँ देयर इज नो गुड टाइम फॉर टू स्टार्ट एनीथिंग. यू हैव टू इंश्योर दैट यू गेट कॉन्फिडेंस एंड आज ही स्टार्ट करें, क्योंकि कल कभी आता नहीं है. ठीक है, वो कल आज हो जाएगा. फिर डिफरेंट रिसर्च डिजाइन तो हमने देखा एक्सप्लोरेटरी कब करते हैं, जब स्टडी न्यू है, एवरीथिंग इज फ्लेक्सिबल, रिजिडिटी हो नहीं सकती. फिर हमने देखा रिसर्च डिजाइन इन केस ऑफ डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक. डिस्क्रिप्टिव में वी आर डिस्क्राइबिंग द सिचुएशन एज इट इज, जनरली फॉलोड बाय सोशल साइंस एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स. ओके, व्हाट वी डू एवरीथिंग इज प्री प्लान, वी हैव स्ट्रक्चर्ड. तो यहाँ पर रिजिडिटी आती है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं. ठीक है, तो क्वेश्चंस बन सकते हैं कितने टाइप्स के रिसर्च डिजाइन है, किसका मेन फीचर क्या है. ठीक है, और फिर लास्ट में हमने देखा हाइपोथेसिस के लिए हमारे पास है एक्सपेरिमेंटल, जो हम जनरली कॉमर्स वाले नहीं करते. तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग मतलब क्वेश्चन आ सकता है रिसर्च डिजाइन इन केस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, तो हमें पता होना चाहिए वो एक्सपेरिमेंटल है. ओके, विच इज नॉट डन बाय कॉमर्स स्टूडेंट्स. तो आई होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है. अगर आपको लगता है कोई टॉपिक पर मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ तो जरूर मुझे बताइए. मेरे चैनल को अब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए. और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और टॉपिक के साथ. टिल देन ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू एंड आप सबकी पीएचडी में सिलेक्शन हो जाए और नेट सेट में क्वालिफाई हो जाए. सी या.